अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तारीख की दुनिया में खुश आमदेद। मुझे डॉक्टर अली कहते हैं और आज की वीडियो दिलचस्प होने के साथ साथ एक लम्हा फिक्रिया भी है आपके और मेरे पाकिस्तान के लिए कि आखिर कौन है जिन्होंने 1960 की दहाई में तरक्की करते हुए पाकिस्तान को इस अंदाज से रोका कि आज हम कोड़ी कोड़ी के मोहताज बन चुके हैं। वीडियो की तफसील में जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। और कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। नाज़रीन, शायद दुनिया अब बदल रही है। हमारे हमसाए भारत ने 15 अगस्त यौम आजादी के दिन 700 स्कूल्स के तलबा के हाथों तैयार हुआ पहला सैटेलाइट स्पेस में भेजकर अपनी कौम को मैसेज दिया कि मुबारक हो, हमारा हर गुजरता हुआ दिन ज्यादा से ज्यादा तरक्की याफ्ता और मुस्तहकम है। अब कुछ ऐसा ही मैसेज 25 दिसंबर को क्रिसमस की शाम अमेरिका ने जेम्स वेब टेलीस्कोप को खला में भेजकर अपनी कौम के नाम किया। और बांग्लादेश या ऐसे कई ममालिक जो अभी इससे इल्मी और तहकीकी दौर में शामिल नहीं हो पाए या जदीद दौर में शामिल नहीं हो पाए, वहाँ भी अब ये चीजें बाकायदा हुकूमती सतह पर डिस्कस होने लगी हैं। और हमारा पाकिस्तान यहाँ क्या है? यहाँ पर कोई दौड़ है और ना ही कोई आगे बढ़ने की बहस। बस यहाँ पर हर तरफ एक चाचू है जो किसी भी चीज को उठाकर देखें तो आपको उसके नीचे नजर आएंगे। लेकिन नाज़रीन, जब ये सब कुछ नहीं था तो पाकिस्तान कैसा था? कायद-ए-आज़म के वो कौन से दो अजीम साथी थे जिनके डिजाइन किए पाकिस्तान की मिसाल उस वक्त यानी 1960 में दुनिया देती थी और पाकिस्तान को फ्यूचर की सुपर पावर समझा जाने लगा था? उस दौर का पाकिस्तान कैसा था और उस वक्त की दो किन अजीम शख्सियात ने वो डिजाइन तैयार किया था, यही हमारा आज का टॉपिक है। नाज़रीन, 1947 से पहले मुसलमान बिजनेस लाइन से बाहर कर दिए गए थे। तमाम इंडस्ट्री, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और पैदावार हिंदू, सिख और अंग्रेजों के कंट्रोल में थी, जिसका साफ मतलब ये था कि अगर मुसलमान कोई नया वतन बना भी लेते हैं तो वो महज मजदूरों और कुंद जहनों का देश होगा। लेकिन कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह हिंदुस्तान के मुसलमानों की इस कमजोरी से बखूबी वाकिफ थे। अब 1947 में पाकिस्तान बनते ही इसको मजबूत और पायदार बनाने के लिए ऐसे दिमागों की जरूरत थी कि जो बाद में पाकिस्तान के ढांचे को कारोबारी और मिलिट्री एतबार से नाकाबिले तस्खीर बना सकें। यूं कायद-ए-आज़म ने ये मुश्किल तरीन टास्क गुलाम फारूक खान को दिया। नाज़रीन, गुलाम फारूक खान खैबर पख्तूनख्वा के खटक कबीले से ताल्लुक रखते थे। उस कबीले के चश्मो चराग थे और तकसीम हिंद से पहले अंग्रेज सरकार के जेर इंतजाम रेलवे में जनरल मैनेजर थे। लेकिन 1948 में पाकिस्तान और यूरोप के बिजनेस पैटर्न का जितना फहम उन्हें था, कोई दूसरा इतना नहीं समझ सकता था। और नाज़रीन, कायद-ए-आज़म के उस अजीम मुजाहिद को मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज का सेक्रेटरी मुकर्रर किया गया। और उसके बाद 1992 तक पाकिस्तान से जुड़ी उनकी दास्ताने इश्क से जो पाकिस्तान निकला, वो हिंदू और अंग्रेज के अंदाजों से कहीं ज्यादा मुख्तलिफ और लाजवाब था। अब गुलाम फारूक खान मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज के जब सेक्रेटरी मुकर्रर हुए तो उन्होंने मशरकी और मगरबी पाकिस्तान में कॉटन और डेविड की पैदावार शुरू करवाई और उसको इंटरनेशनल मार्केट तक लाने के लिए कॉटन और डेविड का बिजनेस बोर्ड बनाया, जो दुनिया में पाकिस्तान की पैदावार की अफादियत और अहमियत को बावर करवाता। और यूं नाज़रीन, 1958 तक आधी से ज्यादा दुनिया पाकिस्तानी कॉटन और डेविड से बने कपड़े, बैग और बिस्तर इस्तेमाल करने लगी। क़याम पाकिस्तान के फौरी बाद मुल्क में बिजनेस की सर्कुलेशन के लिए करेंसी दरकार थी। अब दुनिया करेंसी बनाने के जिस तरीकाकार पर अमल पैरा थी वो महंगा था और पाकिस्तान इसे अफोर्ड नहीं कर सकता था। तो गुलाम फारूक खान एशिया के वो पहले दिमाग थे जिन्होंने करेंसी छापने का सबसे सस्ता और मयारी तरीका इजाद किया और पाकिस्तान में बिजनेस साइकिल को ऑन वर्क किया। करेंसी की तैयारी में उनका इजाद करदा तरीकाकार बाद में जनूबी एशिया के तमाम ममालिक, चाइना, सिंगापुर और दूसरे तमाम ममालिक ने फॉलो किया था। नाज़रीन, गुलाम फारूक खान की काविशों के नतीजे में भले ही पाकिस्तान मजबूत हो रहा था, लेकिन एक आम पाकिस्तानी फिर भी मजदूर और अनपढ़ ही था। अब इस मसले के हल के लिए गुलाम फारूक खान ने पाकिस्तान के एक गेम चेंजर इदारे यानी पाकिस्तान इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बना दिया, जिसके तहत एक आम पाकिस्तान को इंडस्ट्री बनाने और चलाने का तरीकाकार का इल्म दिया गया। अब तो नाज़रीन, ये अंदाजा सत्तू पीकर सो रहा है, लेकिन उस वक्त ये इतना फाल हो गया था कि उसने सरकारी खर्चे पर मिलें और फैक्ट्रियां लगाईं जहां गैर मुल्की आकर पाकिस्तानियों को इंडस्ट्री चलाना सिखाते थे। और यूं उस दौर में पाकिस्तान ने टेक्सटाइल, खेलों के सामान, मिट्टी और लकड़ी के बर्तनों में दुनिया भर में अपना नाम पैदा किया। गुलाम फारूक खान पाकिस्तान को इस हद तक आगे ले गए कि हमारे गांव देहात की मामूली पैदावारी आइटम्स भी आलमी मार्केट में हाथों हाथ बिकने लगी थी।
यानी हमारा जो पैटर्न था वो बिल्कुल चाइनीज तर्ज का था, जिसको आज चाइना फॉलो कर रहा है। बल्कि हो सकता है, ये मेरी जाती राय है, मुमकिन तौर पर ये पैटर्न चाइना ने उस वक्त पाकिस्तान से लिया हो। तो पाकिस्तान फूड आइटम से लेकर खेलों के सामान, मिट्टी और लकड़ी के जो बर्तन थे, दूसरी जानिब पाकिस्तान की टेक्सटाइल मसनूआत पूरी दुनिया में हाथों हाथ बिकने लगी। तो गुलाम फारूक खान ने उस दौर में जो पॉलिसीज लिखी थी या बनाई थी, उनको पढ़कर ही कहीं न कहीं मुझे अंदाजा हुआ कि किस तरीकाकार से पाकिस्तान की जो खिदमत है वो की जा सकती है। पाकिस्तान की इंडस्ट्री तो अब डेवलप हो चुकी थी और बाहर से लोग आकर पाकिस्तान को इंडस्ट्री चलाना बनाना सिखा चुके थे, लेकिन इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने के लिए गैस की अशद जरूरत थी। तो गुलाम फारूक खान साहब ने उस महाज पर कुछ यूं काम किया कि सुई नदरन और सुदरन के मुकाम पर गैर मुल्कियों की हेल्प से गैस दरियाफ्त की और यूं पाकिस्तान की तरक्की की रफ्तार वो पहले से कई गुना बढ़ गई। अब पाकिस्तान में बिजली की मुसलसल फराहमी एक बड़ा मसला था और इस मसले के हल के लिए 1958 में गुलाम फारूक खान ने वापड़ा का इदारा कायम किया और तरबेला और मंगला डैम अपनी सरबराही में बनवाए। नाज़रीन, एक प्राइवेट कंपनी भी थी जिसका काम पाकिस्तान में पेपर मिल्स, CNG और हाइड्रो पावर प्लांट्स लगाकर हुकूमत को सस्ते दामों बिजली सेल करना था। पाकिस्तान में सीमेंट के अवलीन कारखाने बनवाना भी उन्हीं का एक बड़ा कारनामा है। नाज़रीन, गुलाम फारूक खान के डिजाइन किए पाकिस्तान ने दुनिया में कितनी अहमियत इख्तियार की, इस पर आने से पहले हम कायदे आज़म के दूसरे सिपाही का तज़किरा करते हैं, जिन्होंने पाकिस्तान को मुस्तहकम बनाने और उसको आगे बढ़ाने में एक बड़ा रोल प्ले किया। कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान को दिफा के एतबार से नाकाबिले तस्खीर देखना चाहते थे और उनकी एक बड़ी ख्वाहिश गुलाम इसहाक खान ने पूरी की। नाज़रीन, ये 1915 में इस्माइल खेल में पैदा हुए और क़याम पाकिस्तान के बाद इसके दिफा को मजबूत बनाने में जिन लोगों ने बहुत हाई लेवल पर रिस्की रोल प्ले किया, उसमें गुलाम इसहाक खान का नाम सबसे ऊपर है। ये पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम के निगरान थे और एटमी प्रोग्राम को जारी रखने के लिए पसे पर्दा जितने भी इंतजामात और मैकेनिज्म चल रहे थे, वो सारे के सारे गुलाम इसहाक खान ने तय किए या फिर पूरे किए थे। नाज़रीन, 1970 तक पाकिस्तान एक उभरती हुई दुनिया की ताकतवर मईशत थी। आपको शायद ये बात वहम लगे या गुमान या फिर खुशफहमी लगे, लेकिन ये बात सच है। मैं अभी साबित करता हूँ। मसलन 1972 में अपोलो 17 स्पेस स्टेशन चांद से वापस जब जमीन पर लौटा तो उसकी पूरी टीम ने पाकिस्तान का दौरा किया और एक झंडा पाकिस्तान को गिफ्ट करते हुए बताया कि ये हमारे साथ पाकिस्तानी परचम 3 दिन तक चांद पर हमारे साथ रहा। नाज़रीन, ये नन्हा परचम आज भी कराची म्यूजियम में पाकिस्तान के उस प्रोटोकॉल का गवाह मौजूद है जिसे बाद में बेरहमी से खत्म किया गया। नाज़रीन, 1960 का पाकिस्तान का वो सुनहरी दौर था कि जब पाकिस्तान ने स्पेस में दिलचस्पी दिखाते हुए स्पार्को स्पेस एजेंसी को डिजाइन किया और अब उस इदारे ने जो अव्वलीन एक ही काम किया अब तक वो ये है कि उसने चांद की तरफ भेजे जाने वाले पहले मिशन में कुछ इस तरह रोल प्ले किया कि मौसम का जायजा लेने वाले गैसी गुब्बारे फिजा में ऊंचाई तक छोड़े जिस पर नासा के आलात नस्ब थे, और ये चांद की तरफ भेजे जाने वाली मशीन का जो अव्वलीन डाटा कलेक्ट किया था, यानी तस्खीरे कायनात की इस अजीम छलांग में पाकिस्तान का भी हिस्सा पड़ गया था। इसी तरह पाकिस्तान ने 1960 से 70 के दरमियान सिंगापुर को 2 बार और चीन को कई बार सस्ते कर्जे फराहम किए। ये था कायदे आजम और उसके साथियों का पाकिस्तान। और उसके बाद फिर एक ऐसा तबका पाकिस्तान पर गालिब आया जिन्होंने अपने फार्म हाउस में सियासतदान पैदा किए, फिर बवक्ते जरूरत अपनी अना की भूख मिटाने के लिए उन सियासतदानों को ज़िबा किया और उसके बाद फिर नए सियासतदान पैदा किए। और आज हम यहाँ खड़े हैं कि हमारे पास यौम आज़ादी के दिन कौम को सुनाने के लिए पां और डीजे वाले बाबू के सिवा कुछ भी नहीं होता। इसका जिम्मेदार कौन है? ये कभी न कभी इस चीज को बैठकर संजीदगी से जरूर सोचिएगा। आज IMF पाकिस्तान को $1.5 अरब के कर्ज के लिए नाक से लकीरें निकलवा रहा है। ये सब किया धरा उन मुफाद परस्तों का है जिन्होंने आलमी ताकत की जानिब बढ़ते हुए पाकिस्तान के कदम रोककर अपने आप को अखियार के सामने गुलाम बनाकर रख दिया और बबांगे दोहल कहने में शर्म महसूस नहीं करते कि बेगर्स नॉट चूजर्स। नाज़रीन, उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। अल्लाह वारिस।